नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। केंद्र ने कोविड रोगियों के बढ़ने के मद्देनजर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 50 उच्च स्तरीय जन स्वास्थ्य दल भेजे। कोविड-19 रोकथाम के लिए 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। भारत 8 करोड़ कोविड टीके लगाने के नजदीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर आज देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिलीप वालसे पाटिल नए गृह मंत्री होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ वार्ता करेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति बनने के कानून पर हस्ताक्षर किए। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी विधानसभा और पश्चिम बंगाल तथा असम विधानसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक ही चरण में, असम में 3 और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में असम की 40 सीटों और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर, तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुद्दुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव वाले सभी राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। असम में शाम 6 बजे तक, पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक और तमिलनाडु, केरल तथा पुद्दुचेरी में शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की 31 सीटों के लिए 13 महिलाओं सहित 205 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। 38,59,000 महिलाओं और 246 किन्नरों सहित 78,52,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। धर्मेंद्र, मतदान केंद्र पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? मुकेश, अगर इस चरण के लिए सुरक्षा प्रबंधों की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा, हर बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं। इस चरण में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 से अधिक कंपनियां भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए तैनात किए गए हैं। 5,500 से अधिक पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जा रही है। वहीं मतदान की निष्पक्षता के लिए पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर मतदाताओं पर रोक लगा दी गई है। चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और सुरक्षा दस्ते घूम घूम कर पूरी मतदान प्रक्रिया को देख रहे हैं। धर्मेंद्र, इस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन प्रमुख उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? मुकेश, इस चरण में 31 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। मैं अभी तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जो हुगली जिले में पड़ता है। यहाँ कई मायनों में उम्मीदवारों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुकेश, भाजपा ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य स्वपन दास गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से तृणमूल कांग्रेस के रामेंदु सिंह राय और कांग्रेस पार्टी के सुरजीत घोष के बीच मुकाबला है। कुल मिलाकर 5 उम्मीदवार यहाँ पर अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। और अगर इस चरण के अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो ममता बनर्जी सरकार के 3 मंत्री गयासुद्दीन मोल्ला, निर्मल माझी और असीमा पात्रा की चुनावी किस्मत दांव पर है। भाजपा के टिकट पर 2 फिल्म अभिनेत्रियां तनुश्री चक्रवर्ती और पापिया डे अधिकारी भी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर पश्चिम सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकेश। धर्मेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 79 लाख से अधिक मतदाता 25 महिलाओं सहित 337 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। तमिलनाडु के 37 जिलों में 234 विधानसभा सीटों के लिए 411 महिलाओं सहित कुल 3,998 उम्मीदवार मैदान में हैं।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3 करोड़ 19 लाख महिलाओं सहित 6 करोड़ 28 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बढ़ती गर्मी और बढ़ते कोविड मामलों के बीच आज विधानसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सके। मतदान केंद्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित पेयजल और विशेष व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स भी दिए गए हैं। उपयोग किए गए दस्ताने के निवारण का प्रावधान भी मतदान केंद्र में रखा गया है। आज एक पेड छुट्टी होने के कारण मतदाताओं को अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए 10,000 से अधिक बसों के संचालन की व्यवस्था भी की है। चुनाव आयोग ने चेन्नई, कोयम्बटूर और त्रिची में वोट डालने के लिए बुजुर्गों को मुफ्त में परिवहन की सुविधा देने के लिए उबर के साथ भी एक टाई अप किया है। कोविड मरीज आज शाम 6 से 7 बजे तक मतदान कर सकते हैं। जॉय के साथ चेन्नई से आकाशवाणी समाचार के लिए दीक्षा सक्सेना। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मल्लापुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। केरल विधानसभा के 140 सीटों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। 131 सीटों पर मतदान शाम 7 बजे समाप्त हो जाएगा, जबकि नक्सल प्रभावित 9 सीटों पर मतदान शाम 6 बजे ही समाप्त हो जाएगा। राज्य में 2 करोड़ 74 लाख मतदाता अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक मतदाता पहली बार मतदान में भाग ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 957 उम्मीदवार, जबकि लोकसभा उपचुनाव के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के बीच है। मतदान कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है। मतदान का अंतिम समय कोविड रोगियों के लिए आरक्षित किया गया है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पर्ची मतदान रोकने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। मयूषा, आकाशवाणी समाचार, तिरुवनंतपुरम। पुदुचेरी में 35 महिलाओं सहित 324 उम्मीदवार 30 सीटों के लिए चुनाव मैदान में हैं। 5,31,000 महिलाओं और 116 किन्नरों सहित 10,04,000 से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर डाक मतपत्र की सुविधा केवल कोविड संक्रमण वाले मतदाताओं या सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित संदिग्ध संक्रमितों तथा घर या किसी केंद्र में पृथकवास में रह रहे मरीजों, दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए है। मतदान के आखिरी घंटे में ऐसे मतदाताओं को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों के मतदाताओं से आगे आने की अपील की है जहां मतदान प्रक्रिया चल रही है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के लोगों से, विशेषकर युवाओं से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। केंद्र ने कोविड मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि और हाल में काफी कोविड मरीजों की मरने की अधिक संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 जिलों में 50 जन स्वास्थ्य दल भेजे हैं। ये दल महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और पंजाब के 9 जिलों में भेजे जा रहे हैं, जहां ये लोग कोविड की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम संबंधी उपायों के बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। 2 सदस्यों के इस उच्च स्तरीय दल में एक निदान विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ होंगे। ये दल राज्यों का दौरा करेंगे और कोविड प्रबंधन को लागू करने की निगरानी करेंगे। इनमें जांच, निगरानी और रोकथाम कार्यों, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सहित पर्याप्त संख्या में चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता तथा कोविड टीकाकरण की प्रगति शामिल है। भारत सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को इन 3 राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कपड़ा मंत्रालय में अपर सचिव विजय कुमार सिंह पंजाब के नोडल अधिकारी बनाए
बनाए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय में अपर सचिव ऋचा शर्मा, छत्तीसगढ़ और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुनक कुमार महाराष्ट्र के नोडल अधिकारी होंगे। उच्च स्तरीय दल इन राज्यों के नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा और उनके साथ समन्वय बनाएगा। केंद्र सहकारी संघवाद की नीति के तहत समग्र सरकार और समग्र समाज की भावना के साथ इस वैश्विक महामारी के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। कोविड प्रबंधन के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने के मद्देनजर केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों में केंद्रीय दल भेजती रहती है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देगा। ये विशेष अभियान इस महीने की 14 तारीख तक चलाया जाएगा। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि समुदाय की जागरूकता और इसकी भागीदारी कोविड रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि टीका लगवाने से छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए पंजीकरण सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य होगा। भारत 8 करोड़ कोविड टीके लगाने के नजदीक है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें। देश में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में प्रधानमंत्री टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी फैलने के बाद से श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर समय समय पर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों से जानकारियां हासिल की हैं और उपयोगी सुझाव भी दिए हैं। दिल्ली में कल कोविड के 3,500 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,79,000 से अधिक हो गई है। राजधानी में कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाने का समय बढ़ा दिया गया है। 1/3 केंद्रों पर टीका लगाने का काम 24 घंटे चलेगा। इससे पहले शहर के सभी टीकाकरण केंद्र सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को एक दिन में कम से कम 1 लाख नमूनों की जांच के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया है। कोरोना बढ़ रहा है, दूसरे देशों में भी बढ़ रहा है, अपने देश के कई जिलों में भी, ये कई प्रांतों में बढ़ रहा है और अपने यहाँ भी बढ़ना शुरू हुआ। भले ही उतना ज्यादा नहीं, लेकिन बढ़ना शुरू। तो एक एक चीज के बारे में हमने मीटिंग भी की है। लोगों को एकदम सलाह दीजिए ताकि लोग एक दूरी बना करके चलें और अभी बहुत जगहों पर बहुत ज्यादा कार्यक्रम अभी नहीं करना चाहिए। झारखंड में कोविड संक्रमण में निरंतर वृद्धि हो रही है। रांची जिले में सबसे अधिक संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 1086 नए रोगियों की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5244 हो गई है। राजस्थान सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अधिक गंभीर है और लोगों को कोविड रोकथाम के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में 15 दिन के अंदर ही स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि कई दिनों बाद कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 2 अंकों में दर्ज की गई है। ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी है। श्री महाजन ने बताया कि 9 तारीख से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने 25% बेड कोरोना रोगियों के लिए आरक्षित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जयपुर के RUHS अस्पताल में डे केयर की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि लोग बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलें, दूसरे राज्य और दूसरे जिलों में यात्रा करने से बचे। कोविड रोगियों को अस्पताल लाने के लिए 108 एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ओडिशा सरकार ने कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाने के समय में बदलाव किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य में गर्मी और लू की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण कार्य प्रतिदिन 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे चरण में दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक टीके लगाए जाएंगे। केरल में कल 2357 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही 1866 व्यक्ति स्वस्थ भी हुए। राज्य में 27,893 मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 12 और मौत होने से राज्य में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 4,680 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कल कोविड संक्रमण से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर मरने वालों की कुल संख्या 1063 हो गई है। इसके अलावा 567 नए मामले सामने आए। इस समय राज्य में 3,828 मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में दोपहर 12:30 बजे मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, मीडिया तथा अन्य लोगों से कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने अपने परिवार को मास्क पहनाकर सभी से मास्क पहनने की अपील करी है। मुख्यमंत्री ने भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मिनी बस से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया। इससे पहले कोविड समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोविड टेस्ट पर निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने के लिए निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से मैं कोरोना वॉलंटियर हूं अभियान भी शुरू कर रही है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। केंद्र ने कोविड रोगियों के बढ़ने के मद्देनजर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 50 उच्च स्तरीय जन स्वास्थ्य दल भेजे। कोविड-19 रोकथाम के लिए 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। भारत 8 करोड़ कोविड टीके लगाने के नजदीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिलीप वालसे पाटिल नए गृहमंत्री होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ वार्ता करेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति बनने के कानून पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर में आज सवेरे 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न मतदान केंद्र स्तर पर अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिलीप वालसे पाटिल को गृह मंत्रालय का प्रभार सौंप दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देशमुख का इस्तीफा राज्यपाल से स्वीकार करने का अनुरोध किया था।
राज्यपाल ने वालसे पाटिल के विभागों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के बीच आवंटित करने की मुख्यमंत्री की सिफारिश भी स्वीकार कर ली है। बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में एक नाव दुर्घटना पर भारत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पीड़ित परिवारों और बांग्लादेश सरकार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। रूस के विदेश मंत्री भारत की 2 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री जयशंकर और श्री लावरोव अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। रूस भारत का काफी पुराना और समय की कसौटी पर खरा उतरा मित्र देश है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित लगभग सभी क्षेत्रों में संबंधों में गुणात्मक सुधार हुआ है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। सामरिक साझेदारी के अंतर्गत दोनों देशों ने विचार विमर्श के निर्णयों पर अमल करने के लिए कई संस्थागत वार्ता प्रणालियां कायम की है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श का अनोखा अवसर उपलब्ध कराएगी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत वे दोबारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। ये कानून विधि सूचना के आधिकारिक इंटरनेट पोर्टल पर कल प्रकाशित हुआ। संविधान में संशोधनों के आधार पर कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक नया संशोधन किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति कार्यकाल की संख्या की सीमा से संबंधित है। ये पदस्थ राष्ट्रपति पर लागू होगा, चाहे वो पहले कितने भी कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह चुका हो। अब मौजूदा राष्ट्रपति 2 बार और चुनाव लड़ सकते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम से रवाना की गई पदयात्रा कल शाम दांडी पहुंच गई। समापन समारोह आज होगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दांडी यात्रा ने लोगों में देशभक्ति का माहौल पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू की गई ऐतिहासिक दांडी यात्रा कल शाम दक्षिण गुजरात के छोटे से तटीय स्थल दांडी पहुंची। दांडी में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्मारक पर आज विशेष समापन समारोह का आयोजन किया गया है। बुजुर्ग गांधीवादी और दांडी में शिक्षक धीरूभाई पटेल ने वर्तमान समय की दृष्टि से इस दांडी यात्रा को सबसे अधिक सफल बताया। ये जो ओकेजन, ये प्रसंग रखा गया है वो बहुत एप्रोप्रिएट है। आजादी का 75 साल और दांडी कूच का 90 वर्ष, दोनों का समन्वय करके ये अमृत महोत्सव रखा गया, वो तो बहुत अच्छा है। इसका एक फलस्वरूप तो यही है कि लोगों में उत्साह तो बढ़ेगा। 388 किलोमीटर की लंबी दांडी यात्रा 25 दिनों के बाद अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका प्रभाव आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। दांडी में अशोक पटेल के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव के लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे। रक्षा मंत्रालय ने सीधी भर्ती प्रवेश वेतन से संबंधित वेतन विसंगति दूर कर दी है। इससे 2006 से पहले सेना में भर्ती होने वालों के वेतन पर असर पड़ रहा था। मिलिट्री कार्य विभाग के निर्देशों के अनुसार 2003, 2004 और 2005 में भर्ती होने वाले जूनियर कमीशन अधिकारी और वाई तथा जेड ग्रुप के अन्य रैंकधारी वेतन और भत्ता कार्यालय के साथ अपने वेतन को दोबारा निर्धारित करा सकते हैं तथा पिछले 15 वर्षों की बकाया धनराशि पर दावा कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे आज 9 देशों के शिक्षा मंत्रियों E9 की परामर्श बैठक में भाग लेंगे। बैठक का विषय है सतत विकास के लक्ष्य 4 की दिशा में प्रगति के लिए डिजिटल शिक्षण को प्रोत्साहन। डिजिटल शिक्षण और कौशल विकास के वास्ते मिलकर पहल करने के लिए ये 3 चरणों की प्रक्रिया की पहली बैठक है। परामर्श बैठक में डिजिटल शिक्षण और कौशल विकास की प्रगति तथा इनकी चुनौतियों से मिली सीख पर चर्चा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में 165 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की हैं।
इन संपत्तियों में भूमि, कारखाना परिसर, संयंत्र, मशीनरी और मुख्य आरोपी अनूप माझी की 2 कंपनियों की अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, महाराष्ट्र के गृहमंत्री के त्यागपत्र की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, अंततः महाराष्ट्र के गृहमंत्री का इस्तीफा। जनसत्ता की सुर्खी है, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए कहा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, देशमुख को देना पड़ा इस्तीफा, एक्शन में सीबीआई। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 100 करोड़ वसूली की होगी सीबीआई जांच। हरिभूमि लिखता है, बेइज्जती के बाद याद आई नैतिकता। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, देशमुख की कुर्सी गई, दिलीप नए गृहमंत्री। हिंदुस्तान के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ अब निर्णायक जंग। नवभारत टाइम्स लिखता है, शाह ने कहा, लड़ाई तेज होगी, हम जीतेंगे। दैनिक जागरण का कहना है, नक्सलियों के गढ़ से शाह का ऐलान, अब मात देने तक जंग। पत्र लिखता है, जहां मुख्यमंत्री भी नहीं जाते वहां पहुंचे शाह। लोक सत्य के अनुसार अमित शाह बोले, जवान का ये सर्वोच्च बलिदान। बीजापुर के जवानों की शहादत को केंद्रीय गृहमंत्री का सलाम। पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण का मतदान आज, तैयारियां चाक चौबंद। जनसत्ता में है। पत्र के अनुसार केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी वोट डाले जाएंगे। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, आज ईवीएम में कैद होंगी 4 राज्यों की सत्ता। जनसत्ता की सुर्खी है, सोमवार को कोरोना के 95,000 से अधिक मामले। पत्र के अनुसार महामारी पर काबू पाने के लिए पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए 50 दल। नवभारत टाइम्स का कहना है, दिल्ली सरकार के हर तीसरे केंद्र पर 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में आई दिल्ली सरकार। निजी सरकारी अस्पतालों में रिजर्व बेड बढ़ाए। दैनिक भास्कर के अनुसार संक्रमण विस्फोट, मुंबई, रायपुर जैसे शहरों में हर 100 जांच में 20 नए मरीज। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। अमर उजाला के अनुसार माफिया मुख्तार को आज यूपी पुलिस बांदा जेल पहुंचाएगी। पत्र के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेट, 100 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में यूपी भेजा जाएगा अंसारी। काफिले में वज्र वाहन शामिल। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, डीआरडीओ ने बनाया नौसेना पोतों का कवच, एडवांस टॉफ टेक्नोलॉजी, शत्रु के मिसाइल का रुख मोड़ने या टारगेट से पहले ही उसे विस्फोट कराने में सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। पंजाब केसरी के अनुसार बिहार, बंगाल और असम में भूकंप के तगड़े झटके। अमर उजाला लिखता है, चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का आर्क तैयार, सीधे घाटी पहुंचेगी ट्रेन। दैनिक भास्कर ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर वाडिया भू विज्ञान संस्थान का शोध, हिमालय में ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ी, इससे फिर आपदा का संकट। पत्र के अनुसार रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी आग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। केंद्र ने कोविड रोगियों के बढ़ने के मद्देनजर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 50 उच्च स्तरीय जन स्वास्थ्य दल भेजे। कोविड-19 रोकथाम के लिए 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष अभियान आज से शुरू। भारत 8 करोड़ कोविड टीके लगाने के नजदीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिलीप वालसे पाटिल नए गृहमंत्री होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ वार्ता करेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति बनने के कानून पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।